शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से है अच्छे संकेत और लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन मजबूत शुरुआत। और आज किस तरह की होगी एक्सपायरी और क्या करें आप, अगली सीरीज की तैयारी रहेगा फोकस, इसी पर स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्सपायरी के लिए हो जाइए तैयार। इस वित्त वर्ष का भी आखिरी दिन है, इस तिमाही का आखिरी दिन है, महीने का आखिरी दिन। महीने का तो होना ही है, तभी तिमाही का होगा। करेक्ट। सो कई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो आज आखिरी दिन के तौर पर याद रहेगी और बहुत सारी चीजें हैं जो कल के लिए, कल जब नई शुरुआत होगी तो उसके लिए भी हम तैयार होंगे। तो बिल्कुल आइए करते हैं शुरुआत और देख लेते हैं आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं जिनके दम पर हमें करनी है आज के सेशन की शुरुआत। आइए, कच्चा तेल 4% गिरकर $110 के नीचे, एक बार तो और भी नीचे आया था लेकिन फिर से ऐसा लग रहा है कि $105 के नजदीक आता है, फिर से ऊपर आता है और $115 की तरफ बढ़ता है तो फिर गिर जाता है। तो ये रेंज अब कच्चे तेल ने थोड़ी नीचे की तरफ की बनाई है। अमेरिकी बाजारों में जैसा कि अनुमान था 4 दिनों से लगातार मजबूती के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, आई भी, लेकिन कोई खास चिंता की बात है नहीं, ऐसा कुछ खास गिरे हों वैसा नहीं है। आज से निफ्टी और बैंक निफ्टी में 2 बदलाव हैं और उन दोनों बदलावों पर रहेगी नजर। पैन और आधार लिंक करने का आज आखिरी दिन, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। ओके, तो ये है सारे ट्रिगर्स जिन पर रखिएगा नजर। कर लिया सर? बिल्कुल कब से बहुत पहले से ही। वो एक्चुअली आज जब मैं ये अपडेट ले रहा था तो पता चला कि पैन आधार लिंक करने का मतलब ये नहीं कि आपको हर जगह जाकर लिंक, एक जगह आपने कहीं भी, फॉर एग्जांपल आप हम सब इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, करेक्ट। अगर हमने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के वक्त पैन और आधार को लिंक कर दिया, सब जगह अपने आप हो गया, आराम से हो गया। ऐसा नहीं कि अगर मैंने 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा तो हर म्यूचुअल फंड में जाके मैं पैन आधार लिंक करूं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, सिर्फ एक जगह सबसे बेस्ट है, आप इनकम टैक्स में आधार और पैन को लिंक कर दीजिए, काम हो गया। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी टेंशन का काम है कि 31 मार्च आज मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, छोटा सा काम है, 1 मिनट भी नहीं लगता, हार्डली बस जाके वो क्लिक करना है, नंबर, अपना पैन कार्ड हाथ में रखिए, आधार कार्ड हाथ में रखिए और जल्दी से कर दीजिए, बहुत आसान, इजी। डिले मत करिए, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे और जुर्माना भी देना पड़ेगा। जुर्माना भी लगेगा, शायद जुर्माना कम कर दे। इस बार ऐसा लग रहा है कि डेट एक्सटेंड करने के मूड में है नहीं। नहीं तो आमतौर पर 31 तारीख को आ जाती है, थोड़ी ढील मिल जाती है वैसे, लेकिन अभी काफी लोग कर ही चुके हैं। बिल्कुल, बहुत ही कम लोग जो थोड़े से बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स की तरह वाले लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा नेचुरली वो किसी और पर डिपेंडेंट है, आई थिंक उन्हीं लोगों का बचा होगा ज्यादातर, या कुछ आलसी लोग भी तो होते हैं बहुत ज्यादा ही होते हैं। तो आप उन दोनों में से क्या है, या तो आप सीनियर या आलसी है, डिसाइड कर लीजिए। करेक्ट, ओके। चलिए, तो ये है आपके लिए जो बड़े चेंजेस हैं, और भी बाय द वे सर बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। कल से कई सारी नई चीजें लागू होंगी, उस पर हमारी टीम रिसर्च भी कर चुकी है, तो आज उसके बारे में भी सब दर्शकों को बताएंगे। कच्चे तेल से करते हैं शुरुआत सर, क्योंकि कल शाम को 4-5% बढ़ा था, थोड़ी चिंता आ रही थी, पर जो आपने बोल दिया कि अब ये 110-111 के ऊपर जाके टिकता नहीं है, वापस गिर जाता है, बिल्कुल वैसे ही होते हुए दिखा है। नीचे की रेंज, ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ, नीचे की रेंज $105 की है, 105 से $107 सपोर्ट है, 112 से $115 रुकावट है। 115, जैसा आपको याद है पिछली बार हमने बात किया कि $110 के नीचे अच्छा है, $120 के ऊपर थोड़ा तनाव होगा, ठीक है। अब 115 के ऊपर निकलेगा तो हम थोड़ा टेंशन में आएंगे, 105 के नीचे निकलेगा तो आएगा नीचे तो और मजबूती बनेगी। सो सबसे बड़ा फैक्टर हमें कच्चे तेल का है, वो हमें कंफर्ट दे रहा है, गिरता है जोर से, थोड़ा थोड़ा बाउंस करता है वापस से, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जिस तरह के संकेत बन रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि दीप कच्चे तेल में बहुत बड़ी तेजी अब वापस से बनेगी, इसकी संभावना कम है। गिरता कितना यही देखना है। आज देर रात अमेरिका में उनकी एनर्जी पॉलिसी को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं, हो सकता है उनके पास जो इतने रिजर्व्स रखे हैं उसको खोलने के बारे में राष्ट्रपति कुछ घोषणा करे, और करनी भी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा अब तक क्या कर रहे थे, कर ही रहे। अगर रिजर्व आप किस लिए रखते हैं, इसी दिन के लिए तो रखते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं तो बोलता हूँ 125, 30, 35, $40 हुआ उसी दिन बोल देना चाहिए, हम जोर से रिजर्व निकालेंगे। एग्जैक्टली, है ना, जरूरत तो, हाँ, तो अब लेकिन वही वाली बात है ना कि डिसीजन लेने में वक्त लगता है, तो फिर वैसा वाला मामला है। तो बट आई थिंक रिजर्व्स भी खोलेंगे, हालांकि ओपेक का भी प्रोडक्शन वही जितना है, कुछ नहीं वो उनको भी समझ में आ रहा है। अगर मैं ओपेक होता मैं पक्का बढ़ा देता प्रोडक्शन, ओपेक को भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है ये लेवल सस्टेनेबल नहीं है जी। कुछ सालों में एक बार आता है क्रूड जो 100, 110, 120, 140 जाता है, अरे भाई जितना निकाल के बेच सकते हो बेच दो, वो गोल्डन टाइम है। और दूसरा समझना चाहिए, अमेरिका जैसा बड़ा देश एनर्जी में आत्मनिर्भर हो चुका है,
हमारे जैसे कई सारे देश ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जा रहे हैं, जहाँ पेट्रोल डीजल की डिमांड वैसे कम होगी। पावर के अलग अलग सोर्सेज बना रहे कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्रियल में भी जितना आपको क्रूड की जरूरत होती है, तो इवेंचुअली एनर्जी के सब्स्टिट्यूट तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में ये तो गोल्डन प्राइस है। मतलब जितना बना बना के बेचे, अब वो ठीक है, आपको लॉबिंग करनी अलग बात है, वो ठीक है, लेकिन जब बढ़ाने का मौका है तो बढ़ा लेना चाहिए सबको। बट ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी राजनीति, अपने अपने कारण है, आर्थिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, अलग अलग इक्वेशन हो सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज जो समझ में आ रही थी वो आ रही है, ये ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। जैसे जैसे हम थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल होते हुए देखेंगे, जो कि देख रहे हैं, वैसे वैसे कच्चा तेल कंफर्ट में तो हमारे लिए एक बड़ा बढ़िया पॉजिटिव फैक्टर है आज के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा पॉजिटिव है और राहत भी है कच्चे तेल को देखकर, अच्छी बात है। और आशा करते हैं इन्हीं लेवल्स पर रहे, इससे नीचे या इससे अब ऊपर ना जाए। युद्ध की बात तो सर रोज ही हो रही है, अपडेट्स भी हैं, थोड़ा और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। कब बात होगी तब अलग बात है, बट भारत के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सर। अगर आप देखें जी, रशिया और यूके ऑपोजिंग पक्ष हैं और दोनों के फाइनेंस मिनिस्टर्स आज ही आ रहे हैं। यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एक तरह से, उनसे कल बातचीत होने वाली है जयशंकर साहब की। चीन के फाइनेंस मिनिस्टर पिछले हफ्ते आए थे। ये इंडिया का रोल और इस युद्ध में स्पेशली इंडिया का स्टैंड लेकर काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सर। और ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश की जो इमेज है एक तटस्थ देश की है पूरी दुनिया में, कि हम न्यूट्रल है, हम किसी के पक्ष में नहीं है। और साथ ही साथ एक चीज के पक्ष में हमेशा भारत रहा है, वो ये कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बातचीत के साथ सुलझाए। चाहे वो कोई ऐसा देश हो जो हमसे मजबूत हो, या चाहे वो कोई ऐसा देश हो जो हमसे कमजोर हो। बिल्कुल। हमारा इतिहास ये रहा है कि हमने कभी अपने से कमजोर देश पे आक्रमण भी नहीं किया और उनको जाके बहुत ज्यादा छेड़खानी की हो, ऐसा भी कभी कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए भारत की ये एक बहुत बड़ी छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हम न्यूट्रल हैं और शांति चाहते हैं, और हम कभी किसी पर अटैक नहीं करते हैं। और अगर कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ हुई तो भी हम उसको बातचीत से सुलझाना पसंद करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब रूस उनके विदेश मंत्री आ रहे हैं, ब्रिटेन उनके विदेश मंत्री आ रहे हैं, अब हम तो 1 और 1 11 करने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। तो अब वाकई में ये संयोग है, ब्रिटेन कह रहा है कि संयोग है, हो सकता है संयोग हो तो भी क्या, अगर मतलब ठीक है, आप 2 जने भले ही आपके मिलने का संयोग ना हो, लेकिन किसी पार्टी में एक साथ एक जगह मिल जाए तो बातचीत तो करेंगे ना। और बातचीत क्या करेंगे, जो उस वक्त का हॉट टॉपिक है, बिल्कुल, है ना, वही बातचीत होगी। सो आई एम श्योर कुछ ना कुछ बातचीत तो होगी। और अगर भारत इस मामले में किसी तरह की कोई मदद रशिया और यूक्रेन को क्या युद्ध खत्म करने में कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। चाइना के विदेश मंत्री भी आकर गए थे, रक्षा मंत्री आए थे, वित्त मंत्री आकर गए थे, और अमेरिका के विदेश मंत्री से भी बातचीत हो रही है। तो आई थिंक एक हमारी एक जो इमेज, अब तक ये काम थोड़ा फ्रांस करने की कोशिश कर रहा था, इजराइल ने कोशिश की, टर्की कर रहा है, इन सब के मुकाबले में हमारा देश एक बड़ा और मजबूत देश है। और आई एम श्योर अगर कुछ ऐसा डेवलपमेंट हमारी वजह से हो पाए और दुनिया भर में शांति आए तो क्या कहना। लेकिन इस बीच दीप, जिस डायरेक्शन में रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन हो रही है वो ठीक है। अब ऑनलाइन शांति वार्ता शुरू कर रहे हैं, तो आई थिंक टर्की वाला चैप्टर भी खत्म हुआ। अब व्हाट नेक्स्ट, हमें वो नेक्स्ट देखना होगा। तो ये सारी जो सब दुनिया भर के जो बड़े डिप्लोमेट्स और मिनिस्टर्स घूम रहे हैं एक से दूसरे देशों में, ये कहीं कहीं सॉल्यूशन निकालने की प्रोसेस ही चल रही है। और उस प्रोसेस में आज जो बड़े डेवलपमेंट होने जा रहे हैं, देखते हैं। बेसिकली माहौल बन रहा है, बिल्कुल माहौल, स्टेज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि किस स्टेज पर किस वक्त आकर जेलेंस्की और पुतिन बात करें और समाधान निकालें, और उस दिशा में ये एक बढ़िया डायरेक्शन। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है बाजार के लिए आज से भी देखा जाए तो। चलिए, तो बाजार के लिए आज से पॉजिटिव खबर है और अच्छा है, भारत का रोल भी इसमें काफी अहम है। शांति जितनी जल्दी आए उतनी ही अच्छी रहेगी। सर, एक बार तो बात करनी पड़ेगी एक्सपायरी की। मार्च सीरीज काफी इवेंटफुल रही है। मार्च सीरीज ये वाली, पिछले साल वाली, एंड ऑफ कोर्स 2 साल पहले वाली मार्च सीरीज तो हम सबको याद ही है। कैसे देख रहे हैं? 2 साल वाले हैं, 2 साल मुझे आते अप्रैल सीरीज में जब हम गए तो 18% ओपन इंटरेस्ट पे गए थे, रोल मतलब निफ्टी में एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, माफ कीजिएगा, 18% सोचो, लाइफ टाइम लो टाइप था। एनीवे, हमने तो वो दिन ही बदल दिया, वेल्थ क्रिएशन डे बना दिया उसको, जिस दिन को देखकर लोग ज्यादा दुखी होते थे। हमने कहा इसी से खुश हो जाओ, यहीं से खुश हो। और वैसे ही ये वेल्थ क्रिएशन मंथ मान ले, मार्च का महीना जो 2020 में बना है। बट जहां तक आज की एक्सपायरी का सवाल है दीप, हम सेट हैं एकदम। अच्छा, खाली एक ही चीज है कि आप 4 दिनों से 3 दिनों से बढ़ रहे हैं
और लगातार बढ़ते हुए कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आती, तो एक्सपायरी के लिहाज से हल्का फुल्का उतार चढ़ाव ऊपर की तरफ हो सकता है, लेकिन ट्रेंड मजबूत है बाय ऑन डिप्स का मार्केट। और सबसे बढ़िया चीज है पिछले 3 दिनों से एक चीज देखिए दीप, बाजार लगातार दिन में एक मौका देता है और ऊपर आकर दिन के हाई पर बंद होता है। कल भी ऐसा मौका दिया, लेकिन कल और पिछले 3 दिनों के मुंह में एक बड़ा फर्क कल था। पिछले 3 दिनों में बाजार पहले सपोर्ट लेवल पर नहीं रुका, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से रुककर बंद हुआ है ऊपर। कल पहली बार एक एक्स्ट्रा ताकत बाजार में दिखी, वो ये कि पहले सपोर्ट लेवल से ही घूम गया। करेक्ट, पहले सपोर्ट लेवल से बाजार तेजी के मार्केट में घूमता है। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा फर्क है जो आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप पहला सपोर्ट ही नहीं तोड़ रहे, इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ बहुत है। Absolutely. और वो स्ट्रेंथ कल दिखिए। सेम सिचुएशन आज भी बनेगी कि पहले अगर ये तो ठीक है, अब हम और गैप से खुलने की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज तो अगर सुबह तो SGX निफ्टी लाल निशान में था, राइट, तो मैं तो सोच रहा था ये तो बहुत बढ़िया होगा, पहले सपोर्ट लेवल से ही हम घूम जाएंगे। Correct. सो आई थिंक देखते हैं, बट ओवरऑल हम अच्छी एक्सपायरी के लिए तैयार हो रहे हैं। एक ही चीज है जो ध्यान में रखने वाली है ऊपर की तरफ, 17,600 17,800 ये आखिरी बाधा है निफ्टी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा कंसोलिडेशन अगर होना है, रुकावट होनी तो इसी रेंज में होनी। 17,800 के ऊपर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव होगा और शायद उसके बाद आप सीधा लाइफ हाई की तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि 17 और प्रिसाइजली बताऊं तो 17,625 17,775 ये वो रेंज है जिस पे आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी चीज यही है। इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसको पार करने के लिए आपको कुछ और बड़ा चाहिए। कुछ बड़ा और क्या हो सकता है? रशिया यूक्रेन के बीच में पूरा युद्ध विराम, जेलेंस्की और पुतिन बात करें, या फिर कच्चा तेल $90 आ जाए। सोने बोल रहा हूँ, 90 बोल रहा हूँ तो आपको सोने पे हाँ कुछ बड़ा चाहिए। सो अदरवाइज तब तक आपका बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, थोड़ी ऊपर के लेवल पे, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आए, प्रॉफिट बुकिंग भी करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। डेटा स्ट्रांग है। हल्के से एक दो चीजें जो है सावधानी वाली, एक मैंने ऊपर की रेंज बता दी। दूसरी सावधानी वाली बात है कि पुट कॉल रेशियो पर आप बहुत अब ओवरबोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एकदम वो कंफर्ट वाली रेंज से थोड़ा सा ऊपर आ गए। तीसरी चीज है कि एफआईज में इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अब 61% आपकी पहुंच गई है, तो आप वो 40, 42, 45% पे नहीं है। तो ये थोड़े थोड़े बदलाव हैं जो आपको, लेकिन आज अगर ये बदलाव कब इंपॉर्टेंट होते हैं? जब आज मंथली एक्सपायरी नहीं होती। नॉर्मल डे होता तो मैं कहता था कि ऊपर के लेवल पे सावधान रहना चाहिए, लेकिन मंथली एक्सपायरी के दिन ये डेटा किसी भी लिहाज से ज्यादा नहीं है। सो इसलिए अभी भी कंफर्ट है। 100% बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 17,600 17,800 की रेंज में थोड़ा वहां प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जहां भी अच्छा मौका देखकर, माहौल देखकर। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए आज भी अच्छे शुरुआत के संकेत आ रहे हैं। करते हैं सर आज की स्ट्रैटेजी की शुरुआत। संकेत तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है। आप सोचोगे कि अमेरिका तो नीचे बंद हुआ है, फिर पॉजिटिव क्यों? तो मैं बता दूं, एक तो कच्चा तेल हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, अमेरिका में जितना हम बंद हुए नीचे 60 पॉइंट, उससे ज्यादा तो डाउ फ्यूचर्स कमजोर थे। बॉन्ड यील्ड आपकी वहां पर और कम होकर आई है, वो एक अच्छा संकेत है। डाउ फ्यूचर्स जितना कमजोर हो, उससे ज्यादा डाउ फ्यूचर्स आपके ऑलरेडी ऊपर है, तो फिर किस बात के नेगेटिव? ठीक है ना। तो इस सब लिहाज से, और प्लस आज अगर अमेरिका में फिर कच्चे तेल को लेकर अगर वो अपने रिजर्व्स खोल दें तो और बढ़िया हो जाएगा। तो इस लिहाज से मैंने ग्लोबल संकेत पॉजिटिव रखे हैं, न्यूट्रल नहीं, पहली चीज। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि दीप शायद हम 35 पॉइंट ऊपर ही खुले, ऐसा नहीं। मेरे ख्याल से कम 60-70 पॉइंट ऊपर तो खुलना बनता है। एसजेएक्स निफ्टी मजबूती कम दिखा रहा है, ऐसा मेरा समझना है। थोड़ी और मजबूती होनी चाहिए। एफआईज के संकेत भी पॉजिटिव साइड पर हैं, और मैं यहीं पर आपको समझा दूं, एफआईज वाले संकेत भी मैं यहीं पर बताना चाहता हूं। बड़े दिनों बाद कल एक साइजेबल आंकड़ा आया खरीदारी का एफआईज का, 1357 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी का। कल 35 करोड़ की खरीदारी थी, छोटी थी, लेकिन कल की डेटा में एक बढ़िया बात जो है, एक नहीं बल्कि दो। पहला तो ये कि जनरली एफआईज खरीदते तो हमारे लोकल फंड्स बेचते हैं, कल लोकल फंड्स ने भी 1216 करोड़ का खरीदा, तो दोनों ने खरीदा है। दूसरी बढ़िया बात क्या है दीप की, आमतौर पर अगर आप कैश में खरीदारी देखते तो वायदा कारोबार में नहीं दिखता। वायदा कारोबार में 1650 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे और 1082 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स। तो कल पहली बार ढंग का बड़ा, मेरे ख्याल से मार्च महीने का ये सबसे बेहतरीन आंकड़ा है जो साइजेबल नंबर आपको दिख रहा है वायदा कारोबार और कैश मार्केट में मिला के, दोनों का, घरेलू फंड और एफआईज का, दोनों को मिला के देखे तो कल का दिन आंकड़ों के लिहाज से सबसे बेस्ट दिन है। अब इसमें दो चीजें, एक दोनों एक साथ खरीदे, दूसरा ये कि हो सकता है ईयर एंड भी है, फाइनेंशियल ईयर एंड, और दूसरा मंथली एक्सपायरी भी है, तो वो थोड़े एडजस्टमेंट है, लेकिन फिर भी खरीदारी तो हुई है। सो उस लिहाज से ये आंकड़े बहुत बढ़िया है। सो एफआईज पॉजिटिव हो गए, ग्लोबल पॉजिटिव हो गए, घरेलू फंड पॉजिटिव हो गए, 3 पॉजिटिव।
वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल। तो नेगेटिव कल भी एक भी नहीं था, आज भी एक भी नहीं है। आज पॉजिटिव में एक और बढ़ोतरी होगी, तो आज 4 पॉजिटिव और 2 न्यूट्रल है। ये बदलाव है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया है सर। आई थिंक कल 3 न्यूट्रल 3 पॉजिटिव है, आज आई थिंक बैलेंस के हिसाब से आई डोंट नो लास्ट टाइम पॉजिटिव ज्यादा थे, बाकी संकेत कम हाँ, थे। ये पहले बहुत टाइम से ऐसे बहुत टाइम बाद ही ऐसा हुआ। बहुत टाइम बाद ऐसा। राइट। चलिए तो बढ़िया है, इससे अच्छी चीज आप मांग नहीं सकते थे, वो भी एक्सपायरी के दिन। इंपॉर्टेंट लेवल्स 17,375 17,450 दिन के लिए सपोर्ट का काम करेगा आज, और मुझे उम्मीद है कि ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। फिर भी नीचे की रेंज एकेडमिक पर्पज से लिख ले, 17,250 17,350 निफ्टी पर अब ब्लाइंड बाय जोन निकल कर आएगा। ऊपर 17,565 17,625 की रेंज है, जहां जाने की कोशिश हम आज एक बार तो पक्का करेंगे। इस रेंज के दर्शन तो होने चाहिए। उसके बाद अगर इसके पार निकल कर टिके तो 17,675 से 17,775 की रेंज है, और वो जबरदस्त मुनाफा वसूली की रेंज है। वहां पर 100% प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स ने तो शॉर्ट भी करें, अगर एग्रेसिव ट्रेडर स्टॉप लॉस के साथ, तो वो मैं स्ट्रेटेजी आगे दूंगा। बैंक निफ्टी 35,900 36,075 दिन की छोटी सपोर्ट रेंज है। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको तोड़ेंगे नहीं आराम से। अगर गए इसके नीचे, वैसे संभावना नहीं के बराबर है, लिख कर रख लीजिए। 35,525 35,725 स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर निकल कर आ रहा है। बैंक निफ्टी पर अगर लगातार तीसरा दिन हम बुलिश थे, कल भी हमने कहा कि खरीद के जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। ऊपरी रेंज 36,600 36,800 की छोटी सी अदीप, 36,900 37,150 इस रेंज में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन जैसा कि पक्का शॉर्ट करने वाली जगह जो बैंक निफ्टी की है ना, वो 37,300 से 37,500 है। वहां पर पक्का बैंक निफ्टी भी शॉर्ट करना चाहिए, ना कि 36,800 36,900 के आसपास हल्की फुल्की शॉर्ट बना सकते हैं, कम कंफर्ट और कॉन्फिडेंस वाली। लेकिन 37,300 37,500 आएगा तो वहां पर हम पक्का बोलेंगे कि यहाँ जरूर आपको शॉर्ट करना चाहिए। ये बड़े रेंज, बड़े जोन आपके लिए ठीक है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निफ्टी पर आप बंद हुए 17,500 पर, वहां से गिनिए 17,450 17,400 350 325 300 और 250, ये 6 लेवल से, बस इससे ज्यादा नीचे के लेवल्स की जरूरत है नहीं। ऊपर 17,500 पर आप बंद हुए, पहला लेवल 17,525 का बनता है, उसके बाद 17,575 625 675 या जिसको 665 675 कुछ भी कर लें, 665 ज़्यादा परफेक्ट निकल कर, हाँ नहीं बराबर है। 565 के बाद 625 675 725 775, ये 6 लेवल ऊपर के आपके लिए निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी, आप बंद हुए 36,350 के आसपास, है ना। तो पहला सपोर्ट 36,250 36,150 36,075, ये तो 36,000 के ऊपर के हो गए, और कल का लो भी 36,075 के आसपास का है। इसके नीचे 35,950 850 और 725 अगर आए गलती से तो। ऊपर में कल 36,425 के आसपास का हाई आपने बनाया, अब तक की बेस्ट क्लोजिंग आपको 36,425 की मिली इस रनअप की। वो पहला रुकावट का लेवल है। 36,600 625 के आसपास दूसरी रुकावट है। इसको पार करने के बाद जो बेहद सबसे इंटरेस्टिंग रेंज है जहां हम पहुंच रहे हैं, तो बैंक निफ्टी को अगर रुकना है तो 2 जगह है इसके पास। एक जगह है रुकने की 36,800 36,900 है, दूसरी जगह है 37,300 37,500। सो आई डोंट नो कहाँ हम रुकेंगे। अगर 36,800 36,900 पर रुक गए तो वहां देखेंगे, इसको पार किया तो 37,050 150 37,225 37,300 ये लेवल्स हैं। सो बेसिकली 37,300 37,500 आज या अगले 2-3 दिन में आए तो वहां पर थोड़ा अपने को बैंक निफ्टी पे ओवरबॉट वाला मामला दिखेगा, जैसा कि 17,800 के आसपास निफ्टी पे भी दिखेगा। तो ये 2 लेवल पे ऊपर में ध्यान रखना है। ओवरबॉट में आने में थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा टाइम अभी जगह है। निफ्टी में 250-300 पॉइंट की जगह है, और बैंक निफ्टी में आप समझिए 1,000-1,200 पॉइंट की जगह, 1,000 पॉइंट की जगह। तो फिर तो अभी जगह है, अभी जगह है। ठीक है सर, मौजूदा पोजीशंस क्या करें? एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन तो 58-61% बात ही कर चुके हैं। हाँ, बात कर ली। पुट कॉल रेशियो आपका 1.08 से 1.17 आया, थोड़ा सा बढ़ा है, तो अब वो आप एकदम हल्के नहीं है, थोड़ी बहुत वो ठीक है। विक्स घटा है, वो अच्छा है। एक्सपायरी के लिहाज से ठीक है, एक्सपायरी के लिहाज से ठीक है। एक्सपायरी के दिन इतना चलता है। 17,300 थोड़ा सा स्टॉप लॉस, कल 17,200 का था दीप इंट्राडे क्लोजिंग, आज 17,300 किया है। जिनको बहुत छोटा रखना हो वो 17,375 का रख सकते हैं इंट्राडे, ओके। लेकिन 17,300 ठीक है। एक्सपायरी का दिन इसलिए थोड़ा डीप रखना ठीक है। अगर आज एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो मैं 17,375 ही कर देता, लेकिन थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखने में हर्ज नहीं है। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 36,000, क्लोजिंग 35,850, ये क्लियर कट है। जिनको क्लोजिंग में और डीप लगाना है 35,700 का लगा है, मेरा समझना 35,850 ठीक है, और इंट्राडे में 36,000 ठीक है।
शॉर्ट अगर आप है तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि कल जो क्लोजिंग मिली वो आपको क्लियर कट थी कि 17,450 के ऊपर की क्लोजिंग में आपको शॉर्ट काट लेना है। कल का हमारा क्लोजिंग वाला निफ्टी का जो स्टॉप लॉस था इंट्राडे 17,450 था, क्लोजिंग 17,350 था, तो दोनों ही ट्रिगर हुए। फिर भी अगर किसी ने रखे तो अब आज गैप से खुलने के बाद 17,625 ये आप स्टॉप लॉस रख ले इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है। बैंक निफ्टी 36,600 इंट्राडे में रखिए और 36,425 जो अभी तक की जो आपकी बेस्ट क्लोजिंग 36,428 की, इसके ऊपर आप वापस अगर आज बंद होते हैं तो फिर आपको शॉर्ट काट लेना चाहिए बैंक निफ्टी में भी। अंडरस्टूड सर। तो चलिए ये है आपके लिए सारी मौजूदा पोजीशंस, अच्छे लेवल्स पर हैं बाजार। ओवरबॉट में अभी थोड़ा वक्त लगेगा तो आराम से पोजीशंस को आप मैनेज कर सकते हैं। नई पोजीशंस क्या खरीदें 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ, बाद में एक बार अगर 17,600 के आसपास आ जाए तो स्टॉप लॉस को आप और ट्रेल करके ऊपर ले आए। टारगेट जो बनेगा 17,565 17,625 दो छोटे टारगेट, 675 725 मीडियम टारगेट, 775 तक पहुंच गए तो कहने ही क्या, फाइनल टारगेट। संभावना कम है लेकिन उम्मीद रखने में कोई हर्ज नहीं। जो लोग बेचना चाहते हैं, अब बेचने में थोड़ा सा ट्रिकी है कि दीप कहां पर बेचे। क्या 17,600 के आसपास 565 पे ही बेच देना ठीक है या थोड़ा और इंतजार करें, ये देखना होगा। जितना आप 17,800 के नजदीक बेचेंगे उतना सेफ है। तो अब उतना तो आज का आज बनना दिखता नहीं है, तो 17,625 17,725 की रेंज अच्छी है जहां पर आप बेचना शुरू कर सकते हैं। 625 में बेचा, 675 में बेचा, 725 आए तो वहां बेचा। बहुत एग्रेसिव रंग लगे कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं हो रहा तो 565 पे भी आप सोच सकते हैं, लेकिन देख के उस समय। इसलिए आपका स्टॉप लॉस होगा 17,825, क्योंकि वो भी देखना, अगर समझो क्रूड आपका 115 हो गया समझो, और डाउ फ्यूचर्स आपके न्यूट्रल हो गए, तो फिर आप 17,625 का इंतजार मत करो, 565 पे आप एक चांस ले लो, है ना। तो लेवल्स और दोनों तीनों चीजें आपको साथ में देखनी है। खाली निफ्टी के लेवल देख के डिसाइड नहीं करेंगे, डाउ भी देखेंगे, क्रूड भी देखेंगे, बाजार का मूड माहौल भी देखेंगे। प्लस क्या होता है, कई बार गिर के ऊपर आए, अगर ये कल जैसे 17,525 खुल जाते हैं और उसके ऊपर निकल जाते हैं, वापस नीचे आते तो 17,500 ही आपका बाय हो जाता है। लेकिन आप 500 के ऊपर खुले नहीं तो आपके 400 पे आया तो बाय बना। तो वो दिमाग तो इंडिविजुअली हर आदमी को लगाना पड़ेगा जो ट्रेड कर रहा है कि कहाँ मुझे एक्शन ले लेना है। हम रेंज दे सकते हैं, मतलब खाना बना सकते हैं, चबाना तो खुद को ही पड़ेगा। बिल्कुल वैसा है। तो हाँ, तो ये रेंज है। 825 का स्टॉप लॉस है, 17,575 525 ये दो छोटे टारगेट, 500 450 और 400 तक के टारगेट। ज्यादा दूर के टारगेट भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत नीचे, ये सब इतना बहुत है। ठीक है। बैंक निफ्टी सर खरीदना है बैंक निफ्टी डीप 36,000 का स्टॉप लॉस है, सिंपल जो बताया इंट्राडे के ट्रेडर्स के लिए वही स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेंगे ऊपर के 36,425 36,600 दो छोटे टारगेट, 800 900 मीडियम टारगेट, उसके बाद जो 37,050 150 225 और 300 एम्बिशियस टारगेट जो अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है 36,900 के ऊपर फ्रेंकली आज देख नहीं रहा अभी तक, तुम्हें आए तो बहुत बढ़िया, आए तो बहुत बढ़िया। बेचना जो चाहते हैं, अब ये बेचने की स्ट्रेटेजी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी में, और उनको बेचना 36,800 36,900 की रेंज में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 37,075 का होगा। बेस्ट लेवल तो 37,300 37,500 जो आज नहीं दिख रहे, इसलिए अगर आपको चांस लेना है तो इस रेंज में एक बार बेच दीजिए 36,800 36,900 में। लेकिन इसमें एग्रेशन जैसा कुछ नहीं है, एग्रेशन जैसी एक ही चीज है, स्टॉप लॉस। इस रेंज में जब बेचें तो स्टॉप लॉस, एग्रेसिव ट्रेडर्स लिखते हैं जो भी, उनको समझ में आ जाता है कि मुझे स्टॉप लॉस रखना ही रखना है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा रिस्क के साथ आप बेच रहे हैं, तो इसलिए वहां पर डिसिप्लिन रखना जरूरी है। 36,650 36,425 दो छोटे टारगेट है, 350 250 और 36,150 36,075 36,000 तक के ही टारगेट, इसके नीचे के नहीं। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट के हिसाब से आपको बेचना है, इस रेंज में आप बेच के एंजॉय कीजिए। ठीक है सर, अंडरस्टूड। ये है आपके लिए सारे के सारे लेवल्स, स्ट्रैटेजी आज की। एक ही स्टॉक बैन में बचा है सर, वोडाफोन आइडिया। कल सन टीवी और पीवीआर ये दोनों भी बैन से बाहर आ गए, तो यही एक बचा हुआ है। डेटा वैसे सर फंड्स का तो आपने समझा ही दिया, एक वायदा कारोबार का डेटा बस वही बताता हूँ। 17,500 मेक और ब्रेक लेवल है, वहीं पर आप बंद हुए। 51 लाख शेयर है 17,500 के पुट पर, कल 38 लाख शेयर पुट। ये इंटरेस्टिंग चीज है दीप, आप दिन भर 17,500 के ऊपर टिके नहीं है। कल का चार्ट दिख रही है निफ्टी का, 17,500 के आसपास बंद हुए, आखिरी 15-20 मिनट 3 बजे के बाद ही 3-5 वाला जो 3-5 पे निकले, है ना। लेकिन फिर भी पुट राइटर 38 लाख शेयर पुट में जुड़े 17,500 कल। हाँ, इसका मतलब कल ही 17,500 का पुट राइटर यानी तेजी करने वाला कॉन्फिडेंट था कि कल ऊपर खुलेंगे। आप ये देखिए। सो ये इंटरेस्टिंग चीज है। 17,400 के पुट पे 33 लाख शेयर कल जुड़ा है, तो इसका मतलब ये कि पुट राइटर यानी तेजी करने वाला ट्रेडर बड़ा कॉन्फिडेंट है। सो आज 17,500 आपके लिए सपोर्ट का काम कर लेगा। 17,500 से आपको गिनना है।
17,500 के कॉल्स पर 56 लाख शेयर हैं, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना बनेगी अगर आप 17,600 पार करते हैं तो। आगे 17,600 17,700 पर 40 लाख शेयरों के कॉल्स हैं, तो कोई खास बात नहीं है। एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है अपने लिए 17,500, नीचे 17,400 17,600, ये दो सपोर्ट, 17,400 सपोर्ट है, 17,600 रुकावट है, बीच में 17,500 यहाँ बंद हुए। ठीक है, क्लियर है। बैंक निफ्टी 36,000 तुरंत सपोर्ट है, 19 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 37,000 रुकावट है, 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, दोनों एक आपके पिलर्स हो गए, एक इधर एक इधर। 36,500 मेक और ब्रेक लेवल है, 17 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है। अब आप बंद हुए 36,350 के आसपास, 335। असली मजा 36,500 के ऊपर ही है। तो अगर 250 पॉइंट आप बढ़ भी जाते हैं बैंक निफ्टी पे, तब भी आप उस रिस्की जोन में 35,500 35,600 जहां आप रुक सकते हैं। तो मजा कब आएगा? जब 35,500 35,600 की रेंज को पार करके टिके, तो फिर जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो 36,800 36,900 आज ही ले जा सकती है। ये चीज है। तो 35,500 35,600 पहला कंजेशन जोन है। और जिन लोगों ने कल हमारे बोलने पे खरीदा है बैंक निफ्टी, एक बार 35,500 35,600 मिलता तो वहाँ प्रॉफिट बुक करें, वापस नीचे के लेवल का इंतजार करें, सॉरी 36,500 36,600 पे बुक करें, 36,425 36,350 आए फिर से ले ले, वो एक मौका देगा मार्केट। एक बार वहाँ मौका मिलेगा बुक करने का, वहाँ से नीचे आएगा फिर वापस यात्रा तय करेगा। अंडरस्टूड सर, ठीक है। ये है आपके लिए सारे लेवल्स। आज की स्ट्रैटेजी, एक्सपायरी का भी दिन है, नजर रखें यहाँ पर। सर नजर तो रखनी है आईपीओ मार्केट में भी, क्योंकि एक्टिव आईपीओ बढ़ रही हैं रोज। और आज हम बात करेंगे हरिओम के मैनेजमेंट से। तो काफी लोग इंतजार भी कर रहे हैं मेरी ओपिनियन का। तो मैं एक्चुअली आज मैनेजमेंट से बात करने के बाद, छोटी कंपनी के आईपीओ को थोड़ा एनालाइज करना, छोटी साइज के आईपीओ मुश्किल होता है। तो एक बार कुछ चीजें हैं जो मैनेजमेंट से समझने के बाद अगर लगेगा तो कल फिर हम आपको बता देंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे भी आई थिंक कल बैंक हॉलिडे है, तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलने वाला है इन सारी आईपीओज में। अच्छा, कल नहीं बंद हो रहा बैंक हॉलिडे? अच्छा। मतलब खुले हुए हैं बट वो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो वो है। बैंक हॉलिडे नहीं, माफ कीजिए, गलत तरीके से मैंने बोल दिया। बट वैसा नहीं, तो आईपीओज में आपको वैसे भी एक्स्ट्रा दिन एक मिल रहा है। ठीक बात, तो उसका भी फायदा लोग उठा ही पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हरिओम आईपीओ मैनेजमेंट आज हमारे साथ जुड़ेगा भी, और उसके बाद अनिल जी से लेंगे उनकी सलाह। आइए बता दें आपको फिर कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं आज, ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं, और साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। वरुण, मॉर्निंग, बताएं आज की ट्रिगर्स और खबरें। ओके, गुड मॉर्निंग दीप। तो आज वेदांता का आईपीओ जो है उसका लास्ट डेट है, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का भी आखिरी दिन है। इसके अलावा गेल की बोर्ड की बैठक है, बायबैक पे विचार करने वाले हैं। वहीं रुचि सोया एफपीओ इशू प्राइस तय करने के लिए आज बोर्ड जो है वो बैठक करने वाला है। हरिओम पाइप्स का आईपीओ आज दूसरा दिन है। पहले दिन कुल सब्सक्रिप्शन जो है वो करीब 67% के आसपास रहा है। रिटेल का हिस्सा जो है 1.88 टाइम्स जो है वो भर चुका है। वेदांता सेकेंड डे में टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 1.31 टाइम्स रहा है। रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन है वो करीब 7 टाइम्स रहा है। उमा एक्सपोर्ट आईपीओ बंद हो चुका है, कुल सब्सक्रिप्शन 7.67 टाइम्स रहा है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन जो है 10.11 टाइम्स के आसपास रहा है। वहीं ओएनजीसी ओएफएस को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है। नॉन रिटेल का जो हिस्सा है वो करीब 3.57 टाइम्स भर चुका है, और सरकार ने कहा है कि वो जो ग्रीन शू ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करेंगे। आज रिटेल के लिए खुलने वाला है, 159 का फ्लोर प्राइस है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कल की एक्सिस और सिटी की जो डील थी वो थी। तो सिटी बैंक का जो कंज्यूमर कारोबार है वो एक्सिस खरीदने वाला है 12,325 करोड़ में। अधिग्रहण में रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार जो है, क्रेडिट कार्ड कारोबार जो है, कंज्यूमर लोन का कारोबार जो है वो शामिल रहेगा। 9 से 12 महीने में डील जो है पूरी होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तो इसके चलते आज एक्सिस बैंक जो है वहाँ पे आपको खास नजर रखनी है। इसके अलावा टाटा मोटर्स टीपीजी राइस जो है इसने सब्सिडरी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड में निवेश कर दिया है। इन्होंने पहले कहा था अक्टूबर में कि करीब 7,500 करोड़ के आसपास का निवेश करेंगे, उसमें से 3,750 करोड़ का निवेश जो है इस कंपनी ने टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में कर दिया है। तो ये एक अपडेट आया है टाटा मोटर्स की तरफ से। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर बड़ी खबर आ रही है, और भी काफी सारी बड़ी खबरें हैं। कुशल से भी जानते हैं। कुशल, बताएं मॉर्निंग क्या है खबरें आज की। मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले आईएफएल वेल्थ पर फोकस रखिए, क्योंकि यहां पर बेन कैपिटल लगभग 25% 24.98% टू बी प्रिसाइज ये हिस्सेदारी खरीदेगा जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड और साथ ही एफआईएच मॉरिशस इन्वेस्टमेंट से। और ये जो डील है ये 1661 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदी जाएगी। मौजूदा भाव देखेंगे तो 1680 रुपए के आसपास का है। एचएएल सरकार ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दे दी है। लगभग ये जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे
3900 करोड़ के आसपास के ये ऑर्डर्स हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 15 हेलीकॉप्टर्स खरीदने को मंजूरी मिली है। इनफैक्ट एमएसटीसी भी फोकस में रहेगा, क्योंकि सरकार ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडियरी है एमएसटीसी की, 100% सब्सिडियरी है, उसके लिए ग्लोबल बोलियां मंगवाई हैं। तो यहाँ पर ये जो विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी पहले मिल चुकी है, यहाँ पर एक प्रोसेस अब शुरू होता हुआ दिख रहा है। टेलीकॉम अपडेट है, ट्राई का डेटा आया है जनवरी का। यहाँ पर जो सब्सक्राइबर डेटा है उसमें भारतीय एयरटेल पॉजिटिव है, लगभग 7 लाख ग्राहक यहाँ पर जोड़े हैं। वहीं जनवरी में जियो और वोडाफोन आइडिया ने 93 लाख और 38 लाख ग्राहक गंवाए हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर पुणे में 9 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है ये डेवलप करेंगे 9 एकड़ में। और यहाँ पर आप देखिए 17 लाख स्क्वायर फीट एरिया बिक्री जो है यहाँ पर ये होती हुई दिखेगी। और आने वाले समय में प्रोजेक्ट से लगभग 1400 करोड़ की आय का अनुमान ही लगाकर चल रहे हैं। और अंत में नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इनकी जो सब्सिडियरी है नज़ारा सिंगापुर, वो करीबन $2.5 मिलियन निवेश कर रही है बिटक्राफ्ट फंड्स में। ये भी एक गेमिंग फंड है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें। बड़ा डेवलपमेंट है नज़ारा के लिए, इस पर भी रखनी है आपको नज़र। वरुण से कुछ और खबरें और थोड़ा फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन जो हुआ इसके बारे में भी बताएं वरुण। ओके, तो सबसे पहले खबरों में तेजस नेटवर्क है। यहाँ पे संख्या लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में 64.4% हिस्सेदारी जो है ये कंपनी खरीद रही है 284 करोड़ में। जो बची कुछ हिस्सेदारी है वो भी आगे चल के खरीद सकते हैं। बीएल कश्यप यहाँ पे बेंगलुरु और हरियाणा में 461 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। भारत फोर्ज 2 अप्रैल को फंड जुटाने पे कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है। वहीं स्टाइलम इंडस्ट्रीज, कल इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेजी भी हुई थी। अबैकस फंड ने यहाँ पे 3.13 लाख शेयर्स खरीदे हैं। लाइट हाउस इमर्जिंग इंडिया इन्वेस्टर्स ने 4.25 लाख शेयर्स बेचे हैं। 900 रुपये के भाव पे ये सौदा हुआ है। आरबीएल बैंक इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज पीटीई ने करीब 40.36 लाख शेयर जो है खरीदे हैं। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 51 लाख शेयर्स बेचे हैं। 129 के भाव पे ये सौदा हुआ है। और ओरिएंट ग्रीन पावर, इसमें प्रमोटर जनती बायो पावर ने करीब 50 लाख शेयर्स बेचे हैं ओपन मार्केट में 12.55 के भाव पे। तो ये कुछ फंड एक्शन है जिसके तहत ये सारे स्टॉक जो है आपके नजर पे रहने चाहिए। तो बड़े फंड एक्शन आपको होते हुए दिखे हैं। ये सारे काउंटर्स एक्शन में रहेंगे। एक्शन में रहने वाले ढेरों स्टॉक्स ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट पर भी आइए जानते हैं इसके बारे में एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो बताएं एक्सिस बैंक की जो कल डील हुई सिटी बैंक के साथ, उस पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सभी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है, सबको जो है डील काफी पसंद आई है। एक एक करके सबका व्यू आपके सामने रखता हूं। सीएलए से अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 750 की जो है एक्सिस बैंक की कल की क्लोजिंग है। 1080 रुपए का ये लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डील है ये फेयर वैल्यू पर हुई है और ये अर्निंग्स डाइल्यूटिव नहीं है, तो अपने आप में जो है काफी बढ़िया है। साथ में एक कॉमन पॉइंट जो सभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में लिखा गया है वो है कि यहाँ से कस्टमर रिटेंशन कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर फोकस रहेगा। लेकिन सिटी का जो रिटेल कारोबार है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। मॉर्गन स्टैनली देखें तो ये भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 910 रुपए के लक्ष्य के लिए और ये मान रहे कि इस अधिग्रहण के बाद जो दूसरे बैंक्स के साथ, पीयर्स के साथ जो गैप था, अब वो गैप फिलअप होने जा रहा है। जेफरीज भी अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 1040 रुपए के लक्ष्य के लिए और साथ में अगर आप देखें तो मैक्वायरी ने न्यूट्रल की राय दी है, 790 रुपए का लक्ष्य दिया है और जेपी मॉर्गन भी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 770 के लक्ष्य के लिए। ओके, ये है आपके लिए जहां तक एक्सिस बैंक का सवाल है। बाकी कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष, इनके बारे में बताएं। दीपांशु, एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर देखें तो क्रेडिट स्विस की तरफ से एक छोटा सा नोट आया जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3030 रुपए के लक्ष्य के लिए। अशोक लेलैंड यहाँ पर खास फोकस रखेगा क्योंकि सीएलएसए ने जो है खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा है लेकिन जो लक्ष्य है वो घटा है, 157 से घटाकर 138 कर दिया है। 115 रुपए की जो है क्लोजिंग है। हालांकि ये कह रहे हैं कि खरीदारी किराया इसके लिए बरकरार है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जो है अब थोड़ा सा अपटर्न, थोड़ा सा अपटेक यहां से नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है तो मान रहे आगे जाकर मार्जिन पर दबाव होगा, जिसके चलते यहां पर देखिए इन्होंने टारगेट जो है कट किया है। लेकिन नोमेरा ये खरीदारी किराए को बरकरार रखे करीब 168 रुपए के लक्ष्य के लिए। नाल्को यहां पर भी खास नजर रखिएगा क्योंकि जेपी मॉर्गन की अच्छी रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को भी जो है अपग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट की राय दी और लक्ष्य भी देखें तो 104 से सीधे बढ़ाकर 158 कर दिया है। 117 की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि जो नाल्को की अर्निंग्स है इसमें आपको एक बढ़िया इजाफा देखने को मिलेगा, जिसके चलते मान रहे कि आगे जाकर कंपनी डिविडेंड भी और बढ़िया देगी। हिंडाल्को यहां पर देखिए
क्योंकि इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड हुआ है, तो इसके बाद ब्रोकरेज ने अपना व्यू शेयर किया है। सीएलएसए ने जो है रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है 695 के लक्ष्य के लिए। हिमांड्री के आगे केपेक्स के प्लान काफी बढ़िया है, लेकिन क्योंकि स्टॉक में रिसेंट रनअप काफी ज्यादा आ गया है, जिसके चलते इन्होंने डाउनग्रेड किया है। लेकिन जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 700 के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने भी जो है रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और लक्ष्य देखें तो बड़ा है, 605 से बढ़ाकर 665 कर दिया, 600 की क्लोजिंग है। और साथ में अगर आप देखें तो मैक्वारी ने भी जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 690 के लक्ष्य के लिए। दो और मेटल स्टॉक फोकस में रहेंगे, वेदांता यहां पर भी नजर रखेगा क्योंकि जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 465 से बढ़ाकर 490 कर दिया है। हिंदुस्तान जिंक पर देखें तो लक्ष्य जो इन्होंने बढ़ाया 265 से 270। और अंत में डिविस लैब, यहां पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और जो लक्ष्य है वो घटा है 4671 से घटाकर 3965 कर दिया है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स और डीवीज पर डाउनग्रेड जेफरीज का इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर मिलते नहीं है, लेकिन अच्छी रिपोर्ट जो दिख रही है उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके लिए वेदांता में 490 का टारगेट थोड़ा सा बढ़ा है। आमतौर पर आजकल अब मेटल्स में टारगेट बढ़ने के संकेत आ नहीं रहे। 1080 ये टारगेट है एक्सिस बैंक पर सीएलएसए की तरफ से। आइए स्वागत करते हैं सभी मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो है पीडीलाइट। पीडीलाइट पर खरीदारी की राय है 2418, 2418 का स्टॉप लॉस है, 2487, 2487 रुपए के टारगेट हैं और पीडीलाइट है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, पीडीलाइट में खरीदारी, कच्चे तेल के गिरते हुए दामों का फायदा मिलेगा। इस शेयर को भी रॉ मटेरियल के तौर पर इनडायरेक्टली इनके लिए करता है काम। आइए, बंसल जी भी तैयार है, माफ कीजिएगा, कुणाल जी भी तैयार है। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड के चार्ट पर अनिल जी एक पैटर्न बन रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं और बिल्कुल ब्रेकआउट की कगार पर शेयर है। तो बिल्कुल ब्रेकआउट से पहले ये खरीदारी की राय में दे रहा हूं। जैसे ही स्टॉक ये 2400 के ऊपर जाएगा और 2400 के ऊपर अगर आज मान लीजिए क्लोज आता है तो कम से कम 200 रुपए की तेजी आपको एचडीएफसी में देखने को मिलेगी। तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की मेरी राय है। यहां पर स्टॉप लॉस 2325 रुपए पर 2325 पर रखें। पहला टारगेट होगा 2450 रुपए का 2450 का, इवेंचुअल टारगेट 2500 रुपए का। खरीदारी की राय है एचडीएफसी। ओके, एचडीएफसी लिमिटेड सब बुलिश होते दिख रहे हैं। अब यहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से, निफ्टी को सपोर्ट देने का काम भी करेगा ये स्टॉक। सिमी जी भी तैयार है हमारे साथ। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे होगा कोफोर्ज। कोफोर्ज में दरअसल एक गैप कोफोर्ज छोड़ के आया था जो 9 और 10 मार्च के बीच में आया था। उस गैप का जो रेंज था 4525 का अपर बाउंड्री था और 4350 का लोअर बाउंड्री था। तो 20 ट्रेडिंग सेशन के बाद कोफोर्ज उसी गैप को फिलअप कर रहा है। कल एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। मुझे लगता है कि कोफोर्ज में अच्छा तेजी देखने को मिलना चाहिए। इनफैक्ट ये रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया भी नहीं था, तो अभी ये कॉन्ट्रेरियन वेट हो जाएगा। यहाँ पे ही मुझे लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। 4650 का पहला टारगेट, 4700 का दूसरा टारगेट। कोफोर्ज में खरीदारी करने का सलाह। 4475 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, 4475 के स्टॉप लॉस से करें खरीदारी। कोफोर्ज है आपके लिए बेहतरीन पिक। और कल सचिन जी ने भी क्लोजिंग शो में दिया था और उसी शो में 4520 का उनका पहला टारगेट हासिल भी हुआ। 4660 का बड़ा टारगेट है, लगभग उसी के आसपास के लेवल सिमी जी की तरफ से भी कोफोर्ज के लिए आते हुए। आइए, किरण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग, क्या पसंद है आपको? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप मॉर्निंग। मॉर्निंग अनिल जी, कल दोपहर के शो में प्रैक्टिकली सारे पैनलिस्ट ने एसआरएफ की बात की थी। उधर एक बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो उसी सेक्टर का स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज, जो कि बाय करने की सलाह होगी। 941 का क्लोज है। मेरा स्टॉप लॉस 928 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 975 और 1000 रुपीज, ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। ओके, तो आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ कल सब लोगों को पसंद आया था। देखते हैं आज किस तरह का एक्शन वहां होता है। आरती इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक खरीदे। मोदी जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द डे में हमने चुना है अल्ट्राटेक सीमेंट।
अल्ट्राटेक को यहाँ पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके ऊपर कल के सेशन में कंफर्मेशन आता हुआ नजर आया। हमें लग रहा है आज के सेशन में 6750 6750 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 6590 का। के तो ये है आपके लिए राय मुदी जी की तरफ से अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करने की तैयार है। सुमित जी भी अपनी बेहतरीन पिक के साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। एक तो मंथली क्लोजिंग एक्सपायरी डे है 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग डे है। तो इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट पिक ऑफ द डे जो आज यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के अंदर मेरे को लग रहा है कि एक बाउंस बैक, एक पुल बैक यहाँ से देखने को मिलना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन तो होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 1290 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 1340 रुपए से लेकर 1360 रुपए तक का मूव मुथूट फाइनेंस के अंदर यहाँ से पुल बैक, बाउंस बैक के अंदर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा मुथूट फाइनेंस। ओके, तो मुथूट फाइनेंस है वो स्टॉक जो पसंद है सुमित जी को। आइए सेठी साहब से भी जान ले उनकी पसंद का शेयर। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पहले तो अनिल जी बाजार में आज फाइनेंशियल ईयर एंड है और मंथली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है थोड़े वोलेटाइल तो बाजार रहेंगे। बट पिछले 3 दिनों की जिस तरह की तेजी हुई है बाजार में पॉजिटिव हूँ। और मुझे लगता है लास्ट जो आज मतलब पोस्ट लंच जो आफ्टरनून के सेशन में कई सारे स्टॉक्स में मुझे लगता है एनएवी मैनेजमेंट भी होना चाहिए। कई इंस्टीट्यूशंस की जिसमें बड़ी पोजीशन है उनमें हो सकता है वो स्टॉक्स में अच्छा उछाल देखने को मिले, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, इट बीइंग द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बाकी अनिल जी जो आज की मेरी पिक ऑफ द डे है वो स्टॉक रहेगा जो आज खबरों में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो सुमित की लैंग्वेज में हल। वो कल 1404 पे बंद हुआ है। आज उसमें खबरें हैं कि एक बड़ा ऑर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री से मिला है उनको, करीबन 3,500-4 हजार करोड़ का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए। मुझे लगता है ये स्टॉक आज अच्छा करना चाहिए। 1440 के टारगेट है और 1390 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो HAL ये है स्टॉक और जबरदस्त ऑर्डर मिला है, 2000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए, तो ये फायदा देगा हल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को। इसके अलावा कौन से और FNO स्टॉक्स हैं सेठी साहब रडार पे? अरे सॉरी अनिल जी, एक तो मैंने 3,500-4 हजार का ऑर्डर बोल दिया, 2000 करोड़ का ऑर्डर है। कोई बात नहीं, 2000 करोड़ का और एक्स्ट्रा मिल जाएगा आगे पीछे, कभी कभी तो मिलेगा। चिंता न करें, बताएं। नहीं सर आप ही सही हैं, 3,890 करोड़ दिखा रहा है, तो आप ही सही है। आप मुझे 2000 करोड़ क्यों याद रह गया पता है। अच्छा 2000 करोड़ का कल BL का था, BL को मिला, हाँ BL को कल 2000 करोड़ का मिला था, तो आप सही है, 3,890 करोड़ का ऑर्डर है जी। ठीक है अनिल जी, बिल्कुल। बाकी अनिल जी जो और 4 स्टॉक मेरे रडार पे है, एक और स्टॉक जो खबरों में आज रहेगा जिसके कारण से आज एक अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है, वो रहेगा एक्सिस बैंक का। हालांकि कल बाजार के दौरान ही ये खबरें आने लगी थी कि वो सिटी बैंक का जो रिटेल कारोबार है वो खरीदने जा रहे हैं, बट ये डील चूंकि अब अनाउंस हो गई है और डील मुझे एक्सिस बैंक के लिए काफी पॉजिटिव लगती है। जिस तरह का इन्होंने एसेट्स जो एक्वायर करे हैं रिटेल जो बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ सिटी बैंक, जिसके अंतर्गत इनको कुछ 30 लाख कस्टमर्स मिलेंगे, 25 लाख क्रेडिट कार्ड होल्डर्स मिलेंगे, और वो भी क्वालिटी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो कि अपनी जरूरत के हिसाब से। पहले इनका डाइनर्स जो क्रेडिट कार्ड था उसका मुझे याद है, या मेरे पास भी वो कार्ड था, तो अच्छी क्वालिटी के क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स रहेंगे और बाकी सिनर्जी के बेनिफिट्स रहेंगे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है डील पॉजिटिव रहेगी, बाजार को उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। मेरा इसमें आज 770 का टारगेट है, 740 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक रहेगा, मेटल स्टॉक्स ने कल परफॉर्म नहीं किया डिस्पाइट द फैक्ट कि बाजार में एक शानदार तेजी बनी, वहां से आज मुझे लगता है नाल्को में खरीदारी करनी चाहिए। एक तो रिपोर्ट भी आई है JP मॉर्गन की, उन्होंने टारगेट्स बढ़ाए हैं। बाकी कल चूंकि पूरा सेक्टर वीक था तो मुझे लगता है आज ये सेक्टर चलना चाहिए, तो यहाँ पे 120 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह, 114 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक पावर सेक्टर से टाटा पावर, जबरदस्त तेजी के ट्रेंड में ये स्टॉक है। कल 241 के आसपास बंद हुआ, 247 का टारगेट, 238 का स्टॉप लॉस। और फाइनली अनिल जी सीमेंस, ये भी कैपेक्स वाली कंपनी है जो कि खास करके पावर सेक्टर को कैटर करती है। मुझे लगता है इसमें भी एक आज अच्छी तेजी देखी जानी चाहिए। कल 2343-44 के आसपास बंद हुआ है, 2375 का टारगेट है और 2330 का स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय है। मैं लेवल्स और साथ में बता दूं, देखो एक्सिस बैंक तो आ गया आपके पास, 740 का स्टॉप लॉस, 770 का टारगेट। नेल्को 114 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट। टाटा पावर 238 का स्टॉप लॉस, 247 का टारगेट। और सीमेंस 2330 का स्टॉप लॉस, 2375 का टारगेट। ये है आपके लिए सीमेंस का स्टॉप लॉस 2330 का है, 2330 है ना, 2300 नहीं, 2330 है, 2330 परफेक्ट। ये है आपके लिए आज ढेर सारे स्टॉक्स जो रहने चाहिए रडार पर आपके लिए।
आइए सेठी साहब, एक बार पहले एक्सिस बैंक की डील पर ही आपसे राय ले ली जाए। क्या वजह आप समझते हैं कि ये डील काफी पॉजिटिव है? जैसे अनिल जी मैं अभी बता भी रहा था एक्सिस बैंक रिकमेंड करने के पहले, एक तो जो देखिए ये जो सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस को जब अक्वायर करती है तो इनके साथ इनको बहुत अच्छी क्वालिटी के 30 लाख कस्टमर्स मिलते हैं, जो कि मतलब हाई अच्छी क्वालिटी के कस्टमर्स हैं। और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है वो भी 25 लाख नए क्रेडिट कार्ड होल्डर्स मिलते हैं मुझे लगता है। और उसके अलावा भी जो ऑपरेशनल सिनर्जीज है जो इनके उसका भी फायदा होना है। तो ऑल इन ऑल डील अच्छी लग रही है और ये क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी एक्सिस बैंक को एक ऊपर लेके आती है। तो और वो भी जिस तरह के जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स है उनका स्पेंडिंग पावर या स्पेंड भी ज्यादा है कंपेयर टू जिनको बहुत एग्रेसिवली बाकी बैंकों ने पुश करके क्रेडिट कार्ड्स थमा दिए हैं, जैसे फ्री आपके कोई एनुअल मेंबरशिप फीस नहीं लगेगी ऐसे करके जो क्रेडिट कार्ड्स है उनसे कुछ रेवेन्यूज आते नहीं है, वो यूज नहीं होते हैं। बट इनको जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स मिल रहे हैं वो सब अपनी मर्जी से लिए हुए और हाई स्पेंड वाले क्रेडिट कार्ड है, तो उसका भी फायदा होना है। तो ऑल इन ऑल डील अच्छी लग रही है और कल ये स्टॉक अपने हाई से फैग एंड में अच्छा कुछ करेक्ट होके 750 के आसपास बन हुआ है। मुझे लगता है आज इसमें पॉजिटिव रहना चाहिए स्टॉक, तो 770 के मेरे आज इसके टारगेट है। तो एक्सिस बैंक पर यह है सेठी साहब की राय। आज तो काफी सारे ब्रोकरेज नोट्स भी इस काउंटर पर आते हुए दिखे, देखते हैं कैसा रहेगा ट्रेड में। काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक्सिस बैंक पर रखनी है आपको नजर। इनफैक्ट एक बार जरा चार्ट पर राय भी ले लें मुदत जी। टेक्निकली एक्सिस बैंक 750 का लेवल। देखिए एक्सिस बैंक बहुत अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर है और कल के सेशन में बढ़िया तेजी स्टॉक ने दिखाई है। नो डाउट हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, बट आज स्टॉक में और रैली देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टॉक ने कल के सेशन में नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया और बड़ी क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ से स्टॉक हमें लगता है आज के सेशन में 770 के टारगेट्स दिखाएगा और पोजिशनल टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो मैं 810 तक के अपसाइड मूव एक्सिस बैंक में नजर आते हैं। तो डेफिनेटली अगर किसी के पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 725 का। बिल्कुल, तो आज का बड़ा न्यूज मेकर तो एक्सिस बैंक ही है और इस पर रखनी है नजर रहेगी। टाटा मोटर्स पर भी टीपीजी के साथ जो इनकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में निवेश करने की डील थी उसका पहला चरण उन्होंने निवेश कर दिया है। लगभग 3,750 करोड़ रुपए का निवेश उन्होंने किया, लगभग $500 मिलियन आप इसे मान के चल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहां पर टाटा मोटर्स पर रखनी है नजर। सेठी साहब, टाटा मोटर्स वैसे भी एक्शन में रहा है, कल थोड़ी मुनाफा वसूली एंड में रही, बट फिर भी क्या रहा है सर टाटा मोटर्स पर? नहीं दीपांशु, बिल्कुल आज इस स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। मुझे लगता है देखिए एक तो ऑटो सेक्टर पूरा अच्छा कर रहा है, हमने देखा पिछले कुछ दिनों से अशोक लेलैंड मैंने भी रिकमेंड किया हुआ है और आज शायद उसमें कुछ खबरें भी हैं, तो वो भी अच्छा कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव लगता है। टाटा मोटर्स भी कल अच्छा चल रहा था बट फैग एंड में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बट मुझे लगता है ये जो खबरें आई है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कारोबार में जो टीपीजी ने 7,500 करोड़ का कमिटमेंट किया उसका आधा यानी कि 3750 करोड़ आज इनको मिल गए हैं, तो बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए बाजार। और कल चूंकि स्टॉक अपने फैग एंड में अच्छा करेक्ट भी हो चुका है तो मुझे लगता है आज अच्छी तेजी बननी चाहिए। आई एक्सपेक्ट कि ये स्टॉक आज 2-3% की तेजी बिल्कुल कर सकता है। तो टाटा मोटर्स पर रखी नजर, डील यहाँ पर इन्होंने करी है। IIFL वेल्थ ये भी इंटरेस्टिंग काउंटर है क्योंकि यहाँ पर बेन कैपिटल लगभग 25% हिस्सेदारी खरीदने वाली है 1671 प्रति शेयर के भाव पर। कुणाल जी जरा इसके चार्ट पर एक बार अपनी राय ले लें। जो कल की क्लोजिंग है उससे हल्का फुल्का डिस्काउंट है, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आप डील देख सकते हैं। चार्ट्स कैसी दिखती हैं सर IIFL वेल्थ की? देखिए मौजूदा भाव के आसपास दीपांशु बड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस है और ये स्टॉक के लिए एक पारंपरिक रेजिस्टेंस है 1700 का। 1700 के ऊपर ये स्टॉक टिक नहीं पाता, 2-3 बार अटेम्प्ट हुआ है और अब ये खबर भी आ गई है, तो मुझे लगता है कि 1700 का लेवल ये स्टॉक तुरंत पार करेगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। तो जब ये स्टॉक 1700 के ऊपर टिक जाए तब इसमें मेरी खरीदारी की राय है। लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा ही शानदार स्टॉक है लेकिन नीचे के लेवल्स पर मुझे लगता है खरीदने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो यह है IIFL वेल्थ में आपके लिए लोअर लेवल्स पर खरीदारी करने की राय। आइए एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की जो आज की आखिरी तारीख है उसको लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स बताने के लिए तैयार है वरुण दुबे। वरुण बताइए, जिन लोगों ने आज अगर आधार और पैन को लिंक नहीं किया उनका क्या होगा?
देखिए अनिल जी, वैसे तो आज कर लेना चाहिए, वो बेटर होगा, लेकिन अगर आपने आज नहीं किया है तो काफी सारे सवाल ये उठ रहे थे ना कि अगर मैंने आज नहीं किया तो क्या कल से मेरा सारा काम रुक जाएगा। क्योंकि एक्सचेंजेस पे भी आप कहीं ना कहीं आधार, आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला क्लैरिफिकेशन तो ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज लिंक नहीं किया तो आपका पैन जो है अवैध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो कामकाज है वो जैसे चल रहे थे अभी वैसे ही चलेंगे। पैन कार्ड को लेके आपकी कोई भी दिक्कतें होने वाली नहीं है। आपका पैन कार्ड अवैध नहीं होने वाला है, वो आगे चल के भी वैध ही रहेगा और वो जो नंबर है आपका पैन कार्ड का वो चालू रहेगा, वो जारी रहेगा। सिर्फ कंडीशंस ये लगाई गई है कि अगर आपने 31 मार्च तक आपके पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो उसके बाद 3 महीने तक 500 रुपए का जुर्माना देके आप अपने आधार और पैन को लिंक 500 रुपए एक ही बार लगेगा, एक दिन का लगाओगे? एक ही बार लगेगा। हाँ, नहीं, जब लिंक करने जाओगे तो नहीं लगेगा। नहीं, रोज 500 लगते तो हो गया। ओके, तो मतलब 31 मार्च तक नहीं भी किया तो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते आपके हो। शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन होंगे, आपको बाकी जिंदगी में जो भी काम है जो आधार कार्ड और पैन कार्ड से करते हो सब होंगे, सब होंगे। खाली ये कि लिंक अगले 3 महीने में कर लो, 500 रुपए 500 रुपए जुर्माना दे दो, कर लो। और अगर तभी भी नहीं कर पाए, समझो फॉर सम रीजन आप नहीं कर पाए, तो उसके बाद भी अगले 9 महीनों में भी 1000 रुपए दे दो और कर लो। सिर्फ आपकी जो पेनल्टी है थोड़ी बढ़ जाएगी, मतलब अप्रैल 2023 तक। हाँ, तो आपके पास 1 साल का समय अभी भी है। ऐसा नहीं है कि आपके ट्रांजैक्शन रुकेंगे या और कुछ दुनिया बदल जाएगी, सिर्फ थोड़ी सी पेनल्टी लगेगी और आप कर सकते हैं। तो 500 रुपए में 3 महीने का आराम, 1000 रुपए में 1 साल का आराम। ये आपके आलस की कॉस्ट है। यस, एक्चुअली। तो इसलिए कर ले, अदरवाइज आपके कोई बहुत सारे लोग ट्वीट कर भी रहे हैं, बोले कि अरे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो भाई हो, कोई आपका काम है, आप आराम से ट्रेड करो, ये करो, वो करो, जो करना है करो, लेकिन आगे पीछे करना तो ही है। जब करना है तो फिर क्यों ना आज करें, नहीं भी कर पाए कोई रीजन से, चलो हो सकता है। अभी एक भाई साहब ने मुझे ट्वीट किया, बोले कि मेरा ना, और वो अमेरिका में बैठे हैं, बोले सर मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम सेम नहीं है। अच्छा, बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहीं अनिल सिंह और कहीं अनिल कुमार सिंह होंगे तो मैच नहीं होता। तो दोनों में एक साथ तो मेरा क्या होगा। तो आप आराम से रहिए, टेंशन फ्री रहिए। इसीलिए हमने वरुण को बुला के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिलवा दी कि कोई चिंता न करें, आपके सब काम वैसे वैसे चलेंगे। 500 रुपए या 1000 रुपए की आपको जुर्माना देके बाद में काम कर सकते हैं। ठीक है, कर ही लो ना, फिर क्यों वेट करना। ना कर तो लेनी चाहिए, करना तो पड़ेगा। ऐसा इशू उसको पहले आधार में चेंज करना पड़ेगा। जैसे क्या है कि जिनके अलग अलग नाम है, कुछ ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कुछ और चीज इसके लिए भी प्रोविजन है, ऑनलाइन आप कर सकते हो। वो हो नहीं रहा, उनसे हो नहीं रहा। ईपीएफओ पर भी क्योंकि ईपीएफओ पर भी ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन्होंने भी एक विंडो खोल के ये करवाया था, तो हो रहा था। मतलब आप थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो हो जाएगा, बस थोड़ा आपको एफर्ट डालने की जरूरत है इस पे। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आधार और पैन को लेकर। क्लैरिफिकेशन बड़ा आता हुआ दिख रहा है।